हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद में आपको यूट्यूब पर किसी तरह की वीडियो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, ना किसी से अपने क्लासमेट से जो आपसे पढ़ने में इंटेलिजेंट है या फिर सीनियर से जो पोस्टेड है उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, पूरी देखना। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं, देखो ऑनलाइन के अंदर या फिर ऑफलाइन कोचिंग जितनी भी होती है वो केवल आपको पढ़ाते हैं, वो ये नहीं बताते कि पढ़ना कैसे है। थ्योरी पढ़ें या फिर क्वेश्चंस करें, थ्योरी के अंदर किस तरह से थ्योरी को याद रखें, या फिर करंट एग्जाम्स के अंदर किस तरह का पैटर्न चल रहा है तो वो हम स्टडी उसी बेसिस पे करें। ठीक है, ये सारी जो जितने भी डाउट, बेसिक डाउट्स रहते हैं, ठीक है, वो डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पूरी देखना और एक एक चीज क्लियर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, इजिली सबको समझ में आ जाएगा। जो वाकई नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। सबसे पहले अपन क्या थ्योरी और क्वेश्चंस के अंदर अपन थ्योरी पढ़े या फिर क्वेश्चंस पढ़े। तो सबसे पहले देखो थ्योरी और क्वेश्चंस में देख लेते हैं अपन। एग्जांपल के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर 80% जो होती है, 80% क्या होती है, वो थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो 80% जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं, गाइड से क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, आपके स्ट्रॉन्ग है तो कितने आते हैं एग्जाम के अंदर, कितने आते हैं 20% या फिर 10 से 20% तक क्या आते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। कहां से? गाइड्स वगैरह से। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी 80% तक। अगर थ्योरी आपकी थ्योरी से जो पार्ट आता है वो 80% तक क्वेश्चंस आते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं 10 से 20% क्या करते हैं, रिपीट होते हैं गाइड्स वगैरह से। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब इसको एग्जांपल से समझो कि थ्योरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी पढ़नी चाहिए या फिर क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए एक स्टूडेंट बी है। इसकी क्या है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। क्या है इसकी? थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। इसका क्या पार्ट है, स्ट्रॉन्ग है? क्वेश्चन, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसकी स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसकी स्ट्रॉन्ग है। जितने भी गाइड है, जैसे पीआर है तो एग्जाम्पल के लिए टारगेट है, उसके जितने भी क्वेश्चन है उसको मुंह पर याद है, या फिर जो भी क्वेश्चन अभी देखता है वो तो उसके आंसर उसको पहले ही पता होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है और इसका ए का थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब जितने भी एग्जाम्स होते हैं मेनली 15 से 20 क्वेश्चंस, मान लो 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट। वो 15 से 20 क्वेश्चन तो क्या रिपीट होते हैं, जैसे किसी के अंदर 5 जाते हैं, किसी में 10 जाते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं गाइड से रिपीट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 15 से 20 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन मानो 10 क्वेश्चन जो होते हैं उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अगर जिनकी थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जिनका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो उस क्वेश्चंस को भी कर पाएगा। जो 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आरबीसी उसका वॉल्यूम कितना होता है, आरबीसी का साइज कितना होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कितना होता है, जितने भी जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एमआई के अंदर कौन सा एंजाइम पड़ता है, जो कॉमन क्वेश्चंस है जो थ्योरी पार्ट के अंदर उसके कहीं ना कहीं टकराए हुए होते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन क्या करता है, जो थ्योरी जिसकी पार्ट की स्ट्रॉन्ग है वो बंदा भी उसको क्या करता है, कर पाता है, जो 10 क्वेश्चन होते हैं। और बाकी बच्चे जो 10 क्वेश्चन होते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन तो वो जो थ्योरी वाला कर पाएगा, बाकी बच्चे जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपने गाइड पढ़ी है, जैसे पीआर यादव या फिर कॉमन जैसे गाइड पीआर यादव टारगेट है, आपने पढ़ रखी है, इतनी अच्छी पढ़ रखी है, इतनी बार रिवाइज कर रखी है, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है, तो तभी आपकी ये 10 क्वेश्चंस हो पाएंगे। ये आपको थ्योरी पार्ट में नहीं मिलते, या कहां मिलते हैं, आपको केवल गाइड में मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये वाले सपोज किसी एग्जाम के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन उठ के आए गाइड से, पीआर यादव मान लो या टारगेट है 5 वहां से आगे, पीआर यादव से मान लो 10 आ गए, टारगेट है आगे 10 आ गए। ठीक है, तो अब इस ए और बी के साथ क्या सिचुएशंस होगी, पहले ए के साथ, ए का पार्ट क्या स्ट्रॉन्ग था, थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग था, तो ये कौन से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर पाएगा, इन 20 जो क्वेश्चन उठ के हैं उनमें से 10 क्वेश्चन तो कर पाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं जो कॉमन क्वेश्चन थे वो इससे टकराए थे, तो 10 क्वेश्चन ही कर पाया, कितने में से, 20 क्वेश्चन में से। अब बाकी जो बचा 10 क्वेश्चन है वो क्या है, केवल किसमें मिल रहे हैं आपको, गाइड के अंदर मिलेंगे। क्वेश्चंस जो क्वेश्चन गाइड होती है पीआर यादव की टारगेट आई उसके अंदर मिलते हैं 10 क्वेश्चन, ये कहीं थ्योरी में नहीं, केवल किसमें, गाइड्स के अंदर है। तो इनमें से इसमें इसका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है पर क्वेश्चन भी थोड़ा एवरेज, बिलो एवरेज है, उतना अच्छा है नहीं, पर 10 में से कितना कर पाएगा, तो भी अराउंड 2 या 3 क्वेश्चन सही कर पाएगा। 10 और 2 कितने हो गए, 12, क्योंकि
10 में से 2 ही क्यों कर पाया? क्योंकि इसका पार्ट स्ट्रॉन्ग क्या है? थ्योरी। क्वेश्चंस पे इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं इसने, गाइड पढ़ी नहीं, गाइड रिवाइज नहीं की, तो सारे क्वेश्चन जो 10 आए थे उन क्वेश्चंस में क्या था? कंफ्यूजन था, क्योंकि रिवीजन इतना अच्छा था नहीं। तो 10 में से कितना कर पाया? 2। इसके कितने हो गए टोटल? 12। कितने में से? 20 में से। ये दूसरा बंदा बी, उसके क्या क्वेश्चन पार्ट स्ट्रॉन्ग था, गाइड्स वगैरह इसका क्या रिवीजन अच्छा हो रखा था, गाइड्स वगैरह का रिवीजन बहुत अच्छा था इसका, हर क्वेश्चन इसको मुंह पर याद था कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसने काफी बार रिवाइज किया था। अब क्या होगा इसके साथ सिचुएशन क्या होगी? तो 10 पार्ट थे इसके, जो 10 और 10 इसके साथ क्या है, ये वाले क्या थे? थ्योरी में टकरा रहे थे, पर ये जो दोनों 20 क्वेश्चन है ये है तो गाइड में ही उठ के आए गाइड से, और इसका गाइड पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब 20 में से एटलीस्ट इसको सारे आंसर याद होंगे। ये उठ के आए, सेम क्वेश्चन इसने पढ़े थे, सेम क्वेश्चन उठ के आ गए, तो इसके लिए तो अच्छी बात हो गई। तो 20 में से कितने क्वेश्चन? एटलीस्ट 18 क्वेश्चन तो ये कर देगा अगर इसकी गाइड वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो। स्ट्रॉन्ग का मतलब अच्छे से रिवाइज है, काफी बार रिवाइज है, सारे क्वेश्चन के आंसर बताए। ठीक है, तो 20 में से ये कर पा रहा है 18 और ये कर पा रहा है 20 में से 12। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, तो ये होगी 20 क्वेश्चन। बाकी बचे, अगर 100 नंबर का पेपर है तो कितने बचे? अभी क्वेश्चन कितने बचे? और 80 क्वेश्चन और बचे। कितने क्वेश्चन बचे? 80 क्वेश्चन और बचे। अब 80 में देखो ए पार्ट है, जो ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट क्या करेगा? 80 में से इसका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मैंने बताया था थ्योरी पार्ट जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 80% जो पार्ट होता है, अगर जिसकी पार्ट थ्योरी पार्ट है वहां से क्या 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो ए पार्ट का थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो 80% मतलब पेपर इसको 80% हल करना होता। ठीक है, तो अब क्या करेगा ए पार्ट? क्या करेगा? 80% में से अगर इसका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो 80% में एटलीस्ट ये 70% तो क्या करेगा? उसको सॉल्व कर लेगा। पेपर जो बचा 80% है उसका 70% सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसका क्या है? थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अब बी वाला क्या करेगा? इसका क्या क्वेश्चन वाला स्ट्रॉन्ग था, जो क्वेश्चन उठ के उनमें से तो कर लिया, और बाकी बचा क्या है इसका भी 80% बचा पेपर, 80% पेपर बचा, 20% कर लिया। अब 80% का क्या है? वही कर पाता है 80% को जिसका क्या है? थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थ्योरी से 80% क्वेश्चन उठ के आते हैं। बाकी जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो कहां से आते हैं? गाइड वगैरह से सेम जो कॉपी हो जाते हैं, सेम रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए। तो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से 20 में से 18 कर लिए इसने, बाकी बचे जो 80 क्वेश्चन है वहां पे इसकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो 80 के अंदर से कितना मैक्सिमम भी देखें अपन तो 40% तक नेगेटिव वगैरह हटाकर 40% तक ये कर देगा अगर इसकी थ्योरी डालम डोल है या थोड़ी एवरेज है। ठीक है, तो यहां कितना स्कोर हो गया इसका? 58 हो गया, मान लो 60%। तो डिफरेंस देखो आप, ये 60% कर पाया, ये कितना 70 80 82% हो गया, 80 मान लो अराउंड 80%। तो ये कर पा रहा है 60%, ये कर पा रहा है 80%। डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये कर पा रहा है 60%, ये कर पा रहा है 80%। क्यों? इसका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट था? थ्योरी पार्ट। इसका क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग था? क्वेश्चंस पार्ट। तो इतना अंतर होता है। देखो, अगर आपको खुद पता चल गया कि थ्योरी अगर पढ़ोगे तो इतना 80% पहुंच पाते, क्वेश्चंस वगैरह पढ़ोगे, मैंने 60% बताया, हो सकता है 55% 50% भी हो, यहां पे मैंने 40% थ्योरी को दे दिया, तो इतना डिफरेंस होता है। अब देखो एवरेज हर दूसरे बंदे के साथ यही सिचुएशंस होती है, फिर बोलते हैं कि कट ऑफ इतनी जा रही है तो 10 से 15% हमारी कम क्यों बनती है। मेन जो इसका रहता है रीजन जो होता है उसका ये, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा एग्जांपल से कि ए पार्ट ने थ्योरी ज्यादा पढ़ी थी तो स्कोर कर पाया 80% अराउंड। बी पार्ट था उसका क्वेश्चन सेशन, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो स्ट्रांग थी। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन रिवाइज हुए थे उसमें तो उसने कर लिया, पर जो मैक्सिमम पार्ट जो थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर उसका नहीं हो पाया उतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज क्या कम रह गई। अब कट ऑफ आजकल के सारे एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्ट ऑफ 90% एग्जाम्स में क्या 80% से कट ऑफ जाते ही रहती है, 80-85% से अबव रहती है, तो यहाँ पे सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए देख सकते हैं अब सुपरफिशियली पता लग गया अपन को कि थ्योरी पार्ट आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, थ्योरी को देनी है। नेक्स्ट जब थ्योरी पार्ट हो जाता है तो प्रेफरेंस किसको देनी है, क्वेश्चंस को देनी है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सेशन थ्योरी के बाद में क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे प्रेफरेंस कम क्यों रखते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम्स में अगर सिलेक्शन होना है तो आपको हार्ड वर्क नहीं आपको करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि सिलेक्शन अपन को 2-3 साल में नहीं चाहिए, सिलेक्शन अपन जितना कम हो उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अभी अपने पास 4 मंथ अराउंड रह गए दिल्ली एम्स के लिए, इसलिए भी अपन को। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि थ्योरी के अंदर क्या पढ़े, क्वेश्चन सेशंस में क्या क्वेश्चन
के अंदर कौन सी गाइड वगैरह पढ़े, ठीक है। मेनली अपन जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर क्या पढ़ना चाहिए अपन को वो बता देता हूँ। थ्योरी के अंदर अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखना है अपन को प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन सी है। प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आती है एमएसएन, जिस कहते हैं एमएसएन जिसकी अच्छी है वो एग्जाम इजीली क्लियर कर पाएगा, और बात सही भी है। एमएसएन के अंदर अपन को पढ़नी है एनक्लेक्स। अगर आपकी कोचिंग्स में एमएसएन पढ़ा रहे हैं, एनक्लेक्स पैटर्न के नहीं पढ़ा रहे तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो उसको जो नोट्स वगैरह है उसको मत पढ़ो, आप केवल ध्यान दो एमएसएन के लिए एनक्लेक्स पे ध्यान दो, केवल एनक्लेक्स पे, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए हैं एनक्लेक्स के ऊपर के क्वेश्चंस नहीं बने, एमएसएन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बने हैं मोर देन सफिशिएंट है एनक्लेक्स अभी के वक्त, ठीक है। जितने भी एग्जाम्स हुए अभी और आने वाले एग्जाम्स का पता नहीं, पर यही है कि अनुमानित कि एनक्लेक्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एमएसएन के लिए पढ़ो एनक्लेक्स, एनक्लेक्स ऐसी पढ़ो, एनक्लेक्स रिवीजन कितना होना चाहिए आपको कब पता चलेगा कि एनक्लेक्स स्ट्रांग होगी, एटलीस्ट आप 4 to 5 टाइम्स तो एनक्लेक्स आपको रिवाइज होनी चाहिए, जितने एनक्लेक्स से क्या एमएसएन कह रहा हूं, केवल सब्जेक्ट एमएसएन पार्ट 4 to 5 टाइम्स, उसमें भी एटलीस्ट 4 टाइम्स तो आपको मिनिमम 4 टाइम तो आपको रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक है। अब आपको कैसे पता चले कि हमारा एनक्लेक्स हमने रिवाइज भी कर ली और एनक्लेक्स जितना हमने पढ़ा है, एटलीस्ट मान लो आपने 3 बार पढ़ा है, कि हमको अब हमारी एनक्लेक्स जो एमएसएन की थ्योरी है वो आपकी स्ट्रांग हो चुकी है। एक इसके लिए टिप्स है, देखो आज सपोज आपका डे फर्स्ट है, आज आप पहले दिन डे फर्स्ट है, आज आपने स्टडी करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये मान लो डे 15 है, 15 दिन है, तो इसके बीच में आपने सपोज आपने क्या उठाई, एमएसएन उठाई। एमएसएन के अपन 4 सिस्टम उठा लिए, एमएसएन के क्या करे अपन 4 सिस्टम उठा लिए, जैसे सीवीएस उठा लिया, नर्वस सिस्टम उठा लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा लिया और एंडोक्राइन उठा लिया, ये 4 सिस्टम उठा लिए। तो यहाँ क्या पढ़ा आपने, सीवीएस पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, ठीक है, एक एंडोक्राइन पढ़ा। तो इन 15 दिनों के अंदर आपने ये सिस्टम पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट आपने उठा ली सपोज फाउंडेशन उठाई आपने, कुछ भी फाउंडेशन सीएचएन कुछ भी उठाई, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप क्या उठाई, ये 15 डेज था 15, उसके बाद में आपने नेक्स्ट 15 डेज 10-15 डेज 10 दिन या 15 दिन क्या उठाई आपने, फाउंडेशन पढ़ने लग गया। तो ये यहाँ पे कितने हो गए, 30 डे हो गए, मतलब 30वां दिन हो गया ये वाला। तो आपको अगर इस दिन जो 30वां डे है या फिर 30वां दिन है, अगर इस वक्त आपको इन पहले के 15 दिन, मतलब जब फाउंडेशन पढ़ी उससे पहले के 15 दिन में जो पढ़ा आपने क्या पढ़ा था, एमएसएन के सिस्टम पढ़े थे सपोज, तो अगर ये सिस्टम आपको ये 30वें दिन, अगर आप जैसे चेयर पे बैठते हो, अपनी स्टडी टेबल पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हो, तो वहां पे अगर आप रिकॉल कर पाते हो, रिकॉल मतलब याद कर पाते हो वापस कि आपने 15 दिन पहले क्या पढ़ा था। 15 दिन पहले मतलब सपोज आपने सीवीएस पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका 15वें दिन यहाँ खत्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद में ये 30वें दिन क्या हो गए, 15 दिन हो गए, यहाँ पे 15 दिन पहले की बात हो गई। तो यहाँ जो पढ़ा क्या आपको यहाँ याद है क्या, 30वें दिन के बाद याद है क्या आपको, कैसे पता करोगे, यहाँ पे चेयर पे बैठ के आप इनको रिकॉल करो 15 दिन पहले का। रिकॉल कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सपोज आपने ये सिस्टम पढ़े थे, तो फर्स्ट सिस्टम मान लो आपने सीवीएस पढ़ा था डे फर्स्ट पे, पहले दिन क्या पढ़ा था, सीवीएस पढ़ा था आपने। तो सीवीएस पढ़ा था तो आप कैसे रिकॉल कैसे याद करोगे कि आपको थ्योरी आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, आपने रिवीजन आपका इतना अच्छा स्ट्रांग हो चुका। तो सीवीएस में देख लो क्या, सीवीएस मैंने पढ़ा था, आंख बंद करके सीवीएस पढ़ा था। सीवीएस में मैंने पढ़ी थी पहले एनाटॉमी पढ़ी थी, एनाटॉमी के अंदर चैम्बर्स वगैरह पढ़ लिए थे, कोरोनरी आर्टरी वगैरह पढ़ ली थी, एसए नोड, एबी नोड, ये सब आए थे। फिर सेकंड बाद में डायग्नोस्टिक आ गया था, डायग्नोस्टिक में सीकेएमबी, ट्रोपोनिन आ गए थे, हॉलिटर मॉनिटरिंग हो गया, एंजियोग्राफी की कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए थे, पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब आ गए थे, बीयूएन आ गया था, तो ये सब आ गया था। फिर उसके थेरेपेटिक मैनेजमेंट आ गया था, पीटीसी आ गया था। तो इस तरह से अगर आपको टॉपिक्स याद है और उन टॉपिक्स में आपको लगता है, जब जैसे सपोज याद कर रहे हो आप डायग्नोस्टिक याद कर रहे थे, तो डायग्नोस्टिक में आया कि हाँ होल्टर मॉनिटरिंग आता है। तो होल्टर मॉनिटरिंग जब जैसे दिमाग में होलिटर मॉनिटरिंग आता है, दिमाग में होलिटर मॉनिटरिंग आता है, तो होलिटर मॉनिटरिंग दिमाग में आते हैं आपको याद आ जाना चाहिए कि होलिटर मॉनिटरिंग के अंदर क्या क्या था, कि होलिटर मॉनिटरिंग में जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, जैसे होलिटर मॉनिटरिंग के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट थे कि 24 आवर जो डेली एक्टिविटी होती है वो उसके अंदर मॉनिटर करते हैं। उसके बाद में जो एंटी डिसरिथमिक होते हैं, एंटी डिसरिथमिक होती है, पेसमेकर होते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस वगैरह देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर टब बाथ वगैरह नहीं देते, टब बाथ शावर बाथ वगैरह अवॉइड करने को बोलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के, क्या आपको उस वक्त रिकॉल करते वक्त 30 दिन बाद में वो याद आ रहे हैं क्या दिमाग में? कोई भी अगर सपोज डिजीज आपने पढ़ी सीवीएस के अंदर, जितनी डिजीज पढ़ी उसके अंदर आपको डिजीज के अंदर स्पेसिफिक जो है कि डिजीज के अंदर उसकी डेफिनेशन ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसके साइन एंड सिम्टम
उसके बाद में उसकी डाइट, उसमें पोजीशंस कौन सी, अगर सर्जरी वगैरह पोजीशन क्या है, उसका मेनली फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या था, नर्सिंग प्रायोरिटीज कैसी कैसी थी, या उसके अंदर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है उसके अंदर क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर टॉपिक के, अगर आप यहाँ पे 30 दिन बाद, मतलब जो आपने पढ़ा उसके 15 दिन बाद आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, उसको सीरियल वाइज रिकॉल कर पा रहे हो, तो समझ जाना ये वाला जो पार्ट आपने पढ़ा था वो पक चुका है। मतलब आपका क्या है, थ्योरी जो पार्ट है यहाँ का जितना भी, सपोज आप एमएसएन पढ़ी थी तो वो एमएसएन आपकी स्ट्रांग हो चुकी। अगर कोई भी एग्जाम्स आता है तो एग्जाम के अगर 7 दिन पहले या 10 दिन पहले भी उस सब्जेक्ट को आप उठाओगे तो इजीली 5 से 10 दिन के अंदर क्या कर पाओगे, 5 से 10 दिन के अंदर उसको रिवीजन कर पाओगे। आप 10 दिन पहले उठाते हो अगर, तो 5 से 10 एग्जाम है, एग्जाम से 1 महीना पहले 1 महीना या फिर 20 दिन पहले उठाया तो आप एटलीस्ट 5 से 10 दिन, जैसे एमएसएन है तो उसको टाइम लगेगा, पर मिनिमम है कि 5 दिन के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपकी थ्योरी पार्ट स्ट्रांग है तो यहाँ पे। ठीक है, तो इससे पता लग गया कि यार थ्योरी पार्ट आपको कब पता चले कि आपका अब रिवीजन की जरूरत नहीं है, कि हाँ मेरा थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो चुका है। जो भी पढ़ा आपने उसके 15 डेज बाद आप उस चीज को रिकॉल करो, और रिकॉल जैसे फाउंडेशन पढ़ी तो फाउंडेशन के अंदर एनिमा पढ़ा तो एनिमा को उसी तरह से करो, एनिमा के टाइप वगैरह, एनिमा क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन थे, ठीक है, उसके अंदर टाइप्स के अंदर क्या क्या था, किस कंडीशनों में देते हैं, किन के अंदर नहीं देते, क्या नर्सिंग प्रायोरिटी देते वक्त, तो ये सारी चीजें इस तरह से अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो 15 डेज बाद, 15 डेज बैकअप रूल बोलता हूं इसको मैं, उस तरह कर पा रहे हो तो आप मान जाना कि आपकी थ्योरी पार्ट जो है स्ट्रांग हो चुका है। अब आपको क्या करने की देर है, बाकी आप सारी सब्जेक्ट अगर थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो चुका है तो अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हो, क्वेश्चंस पे स्पेसिफिकली ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो करना ही है, पर स्पेसिफिक जो होता है मैं बताऊंगा अभी, ये थ्योरी पार्ट की बात चल रही है, ध्यान दे सकते हो उस तरह से। ठीक है, ये हो गया अपना 15 डेज रूल, बैकअप रूल से पता लग जाता है कि रिवीजन करने की अब और जरूरत है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो अपने बात कर ले कि एनक्लेस का कितना रिवीजन जरूरी है और कब रिवीजन हो जाता है अपन को पता लग जाता है। डरो मत कि अगर कुछ लोग होंगे जिनको एनक्लेस पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, एनक्लेस पढ़ना पसंद नहीं करते, वो लोग प्रीफर क्या करते हैं कि कोचिंग के नोट्स ही प्रीफर करते हैं। पर मैं अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि एनक्लेस को बहुत ही इजी तरीके से आपको याद नहीं होगी, आपको मुंह पर याद हो जाएगी। वो आप कह रहे हो कि समझने नहीं आएगी, वो मुंह पर याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगली वीडियो के अंदर देख लेना। ठीक है, मैं बताऊंगा कि एनक्लेस की थ्योरी कैसे पढ़ते हैं और ऐसे पढ़े कि अपन मुंह पर याद हो जाए, हर एक पॉइंट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो सारे मुंह पर याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट बताऊंगा उसके बाद में कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को करने की, हैंडलिंग करने की क्या होती है, कैसे अपन नेगेटिव मार्किंग से बचते हैं। तो वीडियो जुड़े रहना इससे, आगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको सारे वाले जो आने वाली वीडियोस हैं बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा उससे, क्योंकि 4 मंथ है, टाइम कम है अपने पास। ठीक है, तो नेक्स्ट आप मैंने बता दिया एमएसएन के लिए आपको क्या पढ़ना है। अब सेकंड बात करते हैं बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है, अदर फाउंडेशन हुई, सीएचएन हुई, फाउंडेशन सीएचएन, ऑब्स, साइकेट्रिक, पीडिया, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। बाकी अदर तो मैथ, रीजनिंग, रिसर्च वगैरह ये सब जीके वगैरह तो बचती है। तो ये इन सब्जेक्टों के लिए जो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों के लिए आप क्या, आपकी जो कोचिंग के नोट्स है, आपके जो कोचिंग्स के नोट्स हैं जो आपके, उनको ही प्रेफरेंस है। कोचिंग के नोट्स आपको मुंह पर याद रख लो। ठीक है, कैसे करते हैं वो सब मैं आगे बताऊंगा, आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा थ्योरी को कैसे मुंह पर याद रख सकते हैं। तो कोचिंग्स के नोट्स है वो याद कर लो। अगर आपको लगता है कि कोचिंग के अंदर इन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, या टीचर इतना अच्छा पढ़ा नहीं रहे, या फिर हमको समझ में आ नहीं रहा, तो मेरी राय आपके लिए एडवाइस है कि आप जो गट्टा कोचिंग है, जो डीएमएमएस कोचिंग है, डीएमएमएस कोचिंग का जो ऑफिस है टोंग फाटक पे, गट्टा नहीं टोंग फाटक पे जो ऑफिस है, वहां पे जो नीचे कोचिंग के नीचे बुक शॉप है, वहां पर फाउंडेशन सीएचएन ऑफ साइकेट्रिक पीडिया इनके नोट्स अवेलेबल है डीएमएस के। मेरे को जहां तक लगता है अभी तक आज से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जब से कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तो उनके अंदर इन नोट्सों के अलावा जो 80% मैंने थ्योरी पार्ट बताया वो क्रॉस नहीं होता, सारा इन्हीं में से आता है। ठीक है, इतना जो थ्योरी पार्ट होता है इन्हीं में से आता है। मेरे को ये मत सोचना कि डीएमएस मेरे को इसके लिए पे कर रहा है, मैं प्रमोट कर रहा हूं उनको, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। ठीक है, अगर आपको कोचिंग में लगता है कि आप जैसे दूसरी कोचिंग अदर देन डीएमएमएस हो, तो आप क्या करो, आपको लगता है कि ये पढ़ा नहीं रहे अच्छे से, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस हो नहीं पाते थ्योरी से, तो आप इनके नोट्स आप ले सकते हो टोंग फाटक पे जाके, जयपुर के अंदर टोंग फाटक के अंदर बुक शॉप है नीचे, तो जो ऑफिस है डीएमएस का, वहां से आप इनको बाय कर सकते हो। और सीएचएन के जो लोगे आप, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लोगे, 2 हैं, एक तो अशोक सर के हैं, एक आलोक सर के हैं।
ठीक है, दोनों नोट्स लेना इजी है, इजी लैंग्वेज के अंदर है, इजीली समझ में आ जाएंगे और उनके बाहर भी कुछ नहीं जाता। ठीक है, ये हो गए आपके नोट्स वगैरह। ठीक है, किसके ये थ्योरी पार्ट हो गया। थ्योरी पार्ट आपको कहां से पढ़ना है, मेनली आपके जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट में पढ़ा रहे हैं कि जैसे क्वेश्चंस वगैरह आपके खुद के आपने ट्राई किया, सॉल्व करें, तो केवल कोचिंग्स के नोट्स वगैरह पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है नहीं पढ़ा रहे तो आप टोंग फाटक जाके ला सकते हैं इनके नोट्स, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका सिलेक्शन। किसी के भी नोट्स, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने से हो, पर आपको चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ये है। ये आपने पढ़ लिया, अब बता दिया मैंने थ्योरी पार्ट कहां से पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग वगैरह के आपकी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाते होंगे, या फिर गाइड्स वगैरह आप ले आना, मार्केट से कॉम्पिटिशन बुक मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन क्वेश्चंस कहां से पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीआर है दो और टारगेट हाई, कॉमन बुक्स है, सबके पास हो गया आई थिंक, अवेलेबल नहीं है तो ले आना टारगेट हाई। पीआर है तो टारगेट है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं फ्रेशर्स है, पीआर है तो और टारगेट हाई, इनको छोड़ के जितने भी आपके सीनियर्स टीचर्स कुछ भी बोले, मैं अब खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, पीआर है तो टारगेट हाई के अलावा जितने भी एग्जाम्स होते, ऐसा नहीं होता अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी और ये दोनों गाइडें पढ़ ली, केवल ये दोनों गाइडें अच्छे से पढ़ ली, तो आप किसी भी एग्जाम में 80-85% से क्रॉस करते हो, कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, श्योर है। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें होंगे 6-7 हजार क्वेश्चन, इसमें 7-8 हजार क्वेश्चन इसमें, तो आप एटलीस्ट 4 बार तो रिवाइज करो ही करो। क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि इनके अंदर काफी क्वेश्चंस गलत भी दे रखे हैं, तो अगर आपका थ्योरी पार्ट जो स्ट्रॉन्ग है, मैं बता दूंगा थ्योरी पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैंने बताया भी है एनक्लेक्स कैसे पढ़े। ठीक है, अगर आप थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप खुद ही इन पे गलतियां निकाल दोगे कि यार इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला गलत है। आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पता लग जाएंगे, यार इस और इस क्वेश्चन में से कोई होगा। सपोज इन्होंने दे रखा है, जैसे टारगेट आई ने वो वाला बी को ऑप्शन दे रखा है, आपको लग रहा है ए ऑप्शन होगा, तो इतना पता लग जाएगा कि थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद में आप गूगल कर सकते हो उस क्वेश्चन को और वहां आंसर निकाल के वहीं पे लिख दो, जहां पे क्वेश्चन है उसके साइड के अंदर लिख दो, या फिर जो मिटार के उसको लिख दो वहां पे। ठीक है, पीआर है दो, टारगेट है अगर आप फ्रेशर हो। ठीक है, अगर आपने 2 या 3 बार कोचिंग कर ली है, या फिर आप ड्रॉपर हो, 1 बार कोचिंग कर ली है, आपका एग्जाम्स में नहीं हो पाए, दुर्भाग्यवश, ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हो, पीआर है तो टारगेट है आपकी 4 से 5 बार रिवाइज है, और आपको सारे क्वेश्चन, आपको लगता है कि अगर इसमें से क्वेश्चन जो भी उठ के आया एग्जाम्स के अंदर, तो मेरे को उसका आंसर पहले ही पता है, तो मुझे उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर पीआर है तो टारगेट है और थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद में आप मॉसबी और लिपिनकोट, मॉसबी और लिपिनकोट के आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो। केवल क्वेश्चंस, मैं थ्योरी नहीं कह रहा, थ्योरी केवल एमएसएन के एनक्लेक्स से पढ़ो, कहीं से नहीं। फाउंडेशन वगैरह की भी एनक्लेक्स से कब पढ़नी है आपको, जब थ्योरी पार्ट पूरा ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। उससे पहले एनक्लेक्स से आप केवल एमएसएन की थ्योरी पढ़ोगे और कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर आप रिपीटर हो तो आप क्या मॉसबी और लिपिनकोट के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो थ्योरी पार्ट है, आपने जैसे एनक्लेक्स से पढ़ी है एमएसएन, तो आपकी जो थ्योरी पार्ट है वो और आपकी ग्रूम होगी और आपकी अच्छी निखरेगी। ठीक है, उससे जैसे कई एग्जाम्स होते हैं, पीजीआई वगैरह हो गया एग्जाम्स, ऋषिकेश एग्जाम्स हो गया, जिपमर एग्जाम्स हो गया, इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा जो एमएसएन पार्ट होता है वो थोड़ा टिपिकल पूछा जाता है। तो अगर आप मॉसबी और लिपिनकोट पढ़ लोगे उसके बाद, तो आपका ये रहेगा, गारंटी हो जाएगी कि उन क्वेश्चंस को भी आप हैंडल कर सको। बाकी लोग जो भी फ्रेशर है, वो केवल देखो 4 चीज आपको पढ़नी है, केवल 4 चीज पढ़नी है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक तो आपको पढ़नी है थ्योरी पार्ट आपके कोचिंग्स वगैरह से, उसके बाद एनक्लेक्स की एमएसएन, रामबाण है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के लिए लागू होता है, चाहे दिल्ली एम्स हो या किसी भी एग्जाम्स में, जितना अपन मैक्सिमम दे सकते हैं। बाकी दिल्ली एग्जाम्स, दिल्ली एम्स वगैरह कुछ भी पूछ सकता है, आपको सबको पता है, पर अपने हिसाब से अपन 100% दे सकते हैं अगर आपने ये पढ़ा है तो। थ्योरी पार्ट, कोचिंग्स वगैरह से, एनक्लेक्स, एमएसएन, नेक्स्ट पीआर है दो और टारगेट हाई, बस। इसके अलावा आपको किसी भी सीनियर से, सीनियर से, आपके या फिर क्लासमेट जो इंटेलिजेंट है आपका, उससे, या फिर आपके टीचर से, या पहले प्रीवियस सेलेक्टेड से, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, ये काफी है। थ्योरी पार्ट पढ़ लो, एनक्लेक्स का एमएसएन पढ़ लो, पीआर है तो टारगेट है। जब आपको ये अच्छे से पक जाए एटलीस्ट 4 बार तो ये रिवाइज हो जाए, एमएसएन, पीआर है तो टारगेट है, ये भी 4-5 बार रिवाइज हो जाए, और आपको लगे कि अगर इन पार्टों से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उस क्वेश्चन के अंदर मेरे को
कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ताकि मेरी नेगेटिव कंट्रोल हो सके। ठीक है, आगे वीडियोस बनाऊंगा मैं नेगेटिव कैसे कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, इजी ट्रिक्स है, बहुत इजी ट्रिक्स है। ठीक है, वो आगे वाली वीडियोस में आप देखना, इस चैनल पर बने रहना। ठीक है, तो आपको ये 4 चीजें करनी है। ठीक है, यहां तक हो गया, आपको क्वेश्चंस वगैरह पता लग गए, क्वेश्चंस किससे करना है, थ्योरी पार्ट पता लग गया कि थ्योरी पार्ट किससे पढ़ना है, किससे रिवाइज करना है। ठीक है, आगे वाली वीडियोस के अंदर भी पता लग जाएगा आपको थ्योरी पार्ट कैसे पढ़े, किससे पढ़े नहीं कैसे पढ़े, क्योंकि हर लोग बता रहे हैं ये पढ़ लो ये पढ़ लो। ठीक है, कोई बता नहीं रहा कि किस तरह से हम थ्योरी पढ़े, क्या ऐसी चीज करें कि थ्योरी पार्ट रिवाइज हो जाए, क्वेश्चंस किससे करें, कैसे हैंडल करें क्वेश्चन। थ्योरी कई लोग बोलते हैं कि थ्योरी पार्ट स्ट्रांग है पर क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, वो भी मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। नेगेटिव कंट्रोल करें, कुछ लोग होते हैं 2 नंबर से 4 नंबर से वो रह जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा नेगेटिव ज्यादा होती है, तो वो भी प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करके बताऊंगा इजी ट्रिक्स के अंदर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, नीचे जाके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाके सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट के अंदर हमें बताएं अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो हो, क्योंकि देखो टॉपिक्स वगैरह तो सब समझा रहे हैं, किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको सिलेक्शन देगा पहले, वो आपको कोई नहीं बता रहा। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।